नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में। की कमांड दे रहा हूँ, कृपया परमिशन दे दीजिए। और एक और बात बता दूं, मैं जब जब अब क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, जब मैं स्मोकिंग करूंगा तो मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा। आप लोग ऑफ भी रख सकते हैं, ना भी रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो मैं बोल दूं उसे मेरे से रिपीट मत करवाना। आप लोग जब लाल किताब को ध्यान से पढ़ेंगे तो सूरज जब अपने दुश्मन गिरोह के घर में होगा, नियम समझ लेना, दुश्मन गिरोह के घर। अब सूरज के दुश्मन कौन है मान्यता के प्राप्त? राहु केतु, शनि शुक्र। राहु केतु शनि शुक्र। तो इन गिरोहों से संबंधित और सबसे बड़ी बात है, गिरोहों से संबंधित वस्तुएं, हर ग्रह की वस्तुएं होती हैं। जैसे बृहस्पति हमारे पिता हैं, दादा हैं, कुल पुरोहित है, ब्राह्मण है, साधु है, चंद्रमा माता है। और वो अलग अलग घरों में जाके, जैसे कि चंद्रमा छठे घर का है तो नानी है, आठवें घर का ताई है, 10वें घर का चंद्रमा है तो वो चाची से संबंधित है, 12वें घर का चंद्रमा सास से संबंधित है, 9वें घर का चंद्रमा किसी भी बुजुर्ग महिला से संबंधित है। तो हर ग्रहों की भी आसियां, यानी कि वस्तुएं, जिनको लाल किताब नहीं पढ़ी है तो लाल किताब के कुछ बहुत सारे शब्द अलग अलग चले जाते हैं, तो उनको भी मैं हिंदी में लोकल लैंग्वेज में भी बोलता रहूंगा। आसिया यानी कि वस्तुएं, वो निर्जीव भी होती हैं, जीवित भी होती हैं। जैसे चने की दाल भी बृहस्पति है तो पिता भी बृहस्पति है, सोना भी बृहस्पति है। तो कुछ चीजें जानदार होती हैं, वो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। इन सब विषयों को लेके चलेंगे। तो अब यहां पे जो बड़ा खेल आता है कि खाना नंबर 2, अब वो पक्का घर तो बृहस्पति का है, नो डाउट, लेकिन शुक्र का भी तो घर है, वृष राशि। अब मैंने सूरज के दुश्मन ग्रह बोले, शुक्र शनिचर राहु केतु, 4 ग्रह। इन ग्रहों की वस्तुओं पे मतलब कब? कि जब सूरज सेकंड हाउस में होगा, दूसरा घर शुक्र का, सिंपल सा लॉ। छठा घर, अब वो बुध का भी है आप कह सकते हैं, लेकिन बुध छठे घर में ऊंच का होता है और बुध की राशि आती है। लेकिन छठा घर किसका है? अब यहां पे पक्के घर का ग्रह है केतु। 7वां घर शुक्र का भी और बुध का भी है। 8वां घर शनि का हेडक्वार्टर। 10वां घर शनि का अपना खुद का घर। 11वां घर जो कि शनि की राशि आती है, वैसे 11वां घर है वो बृहस्पति का पक्का घर है, ये भी नोटिस में रख के चलिएगा। लेकिन शनि की राशि आती है, सूरज शनि का बैर तो जग जाहिर है। और ज्योतिष की सभी विधाओं में भी है। ज्योतिष की विधाओं में भी छोड़िए, वास्तु के नियमों में भी यह ध्यान रखा जाता है। और खासतौर से लाल किताब के वास्तु पे पर चर्चा होगी तब तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आपके टेबल में सूरज शनिचर टकरा रहे हो, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा। और जिन लोगों ने मेहनत की है, थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, वो लोग आसानी से समझ जाएंगे। और लोहे के जाल में से अगर उनके घर में धूप आती है, सूरज शनिचर कहीं से टकरा रहे हैं, आपस में उनके संबंध अच्छे नहीं है या दृष्टिगत हो गए हैं। मान लो सूरज ने शनिचर को देख लिया और घर में जाला लगा है, बहुत सारे क्षेत्रों में लोहे के जाल छतों के ऊपर, मतलब जो आंगन होता है, सहन होता है, वहां लगा दिए जाते। नमस्कार दोस्तों, जल्द ही शुरू होने जा रहा है लाल किताब रेमेडीज बैच, जहां आप सीखेंगे रेमेडीज बनाने से लेकर उपाय की सावधानियां और निशानियां। आज ही ज्वाइन करें हमारे रेमेडीज बैच को और पाएं फ्री बोनस मटेरियल व लाइव क्लासेस सिर्फ 2360 रुपये में। हैं कि बंदर अंदर आते हैं, आपने देखे होंगे। या हमारे जंगले खिड़कियों में लोहे के फ्रेम लगे होते हैं, तो उनमें से धूप आना तो शुक्र की बर्बादी हो जाती है। संबंध समझने की कोशिश करो। ग्रहों के कारण जब शनि पे चोट पड़ेगी तो शनि के बदले शुक्र मारा जाता है, लाल किताब सूत्र, सिंपल सा भी। तो ऐसे समय में हम लोग क्या कहते हैं कि लोहे के जाल वगैरह से धूप ना आए, उनको नुकसान का कारण बनेगा। वैसे छत पे जाल नहीं लगा हुआ है, सूरज शनि का टकराव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टकराव है तो उस घर में अब ये टकराव होगा, शुक्र यानी कि जीवन साथी पे आप बताएगी, जिसके टेबे में सूरज शनिचर मिल रहे होंगे। सूरज शनि का तो जग विख्यात है, और केतु के साथ भी और राहु के साथ भी।
यानी कि ये चार ग्रह हैं, शुक्र, शनिचर, राहु और केतु। और इनके घर खाना नंबर 2 शुक्र का, खाना नंबर 6 केतु का, खाना नंबर 7 शुक्र का, खाना नंबर 8 शनिचर का। लेकिन वहां राशि मंगल की है, यह भी ध्यान रख लेना, लेकिन शनिचर का हेडक्वार्टर है। खाना नंबर 10 पूरी तरह से शनि की मलकियत में आता है। खाना नंबर 11 शनि वहां पे घर का ग्रह है और पक्का घर है 11वां, वो बृहस्पति का है। खाना नंबर 12 बृहस्पति की राशि होती है वहां पे मीन, लेकिन राहु का पक्का घर है। ये बात। अब आप थोड़ा सा, एक शब्द गलत नहीं है, हमारे शरीर के अंग से ही रिलेटेड है। हमारी पोटी का स्थान, हमारा गुदा द्वार खाना नंबर 2 से संबंधित है। जब सूरज बैठा हो खाना नंबर 2 में, अब यहां पे पूरा सूत्र बता देता हूं कि सूरज जिस घर में, कौन से घर, खाना नंबर 2, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 में जब जब बैठा होगा, तो हमारे जिस्म के किस किस हिस्से में तकलीफ दे सकता है। देगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन दे सकता है। और देगा कब तकलीफ? तो सिंपल सा लव है, जब ग्रह मंदा होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं जनरली बता दूं कि इस विषय पे मैंने अभी 1 महीने पहले अपनी एक क्लास में काफी कुछ बोला है, तो कुछ लोग, लेकिन आज इसको नए सिरे से कुछ और बोलूंगा, क्योंकि मुझे रेमेडी भी देनी है। तो इसलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं ग्रह लिख रहा हूं, आप लोगों को आसानी रहेगी। अगर आप प्रदीप गुप्ता जी से अपनी जन्म कुंडली पर फलादेश उपाय और सावधानियां लेना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9873221459। आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों के उपाय और सभी सावधानियां के साथ संपूर्ण समाधान। उपाय ऐसे जो आप खुद कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टोटल 12 घर है हमारी कुंडली के, और 12 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घरों में लगभग 58% घर हो गए, 12 में से 7। तो खाना नंबर 2 में हमारा मल द्वार, गुदा द्वार। खाना नंबर 6 में कमर। खाना नंबर 7 में हमारे स्किन, किताब में शब्द देखेंगे तो वहां मिलेगा जिल्द। खाना नंबर 8 में पुड़पुड़ी, हमारी कनपटी। खाना नंबर 10 में हमारे घुटने और हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, पिंजर। खाना नंबर 11 में हमारे बैक बम, जिसे लाल किताब में सरेआम लिखा है। सब मेरे लिए यहां माताएं हैं, बहनें हैं, लेकिन बोलता हूं हमारे चूतड़, किताब में यही शब्द मिलेगा। और खाना नंबर 12 में सिर, हमारी खोपड़ी पे नेक असर नहीं देगा। लेकिन अभी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, अब उसको समझिए। ग्रह नेक है या मंदा है? मंदा ग्रह हमेशा तकलीफ। सूरज 2 में मंदा हो जाए, किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, तो बवासीर, भगंदर, लैट्रिन में खून आना, इस तरीके की समस्याएं क्रिएट करवा देगा। यानी कि इन इन अंगों पे, और वो अंग हैं वो अलग अलग ग्रह से संबंधित हैं, शुक्र, शनिचर, राहु की, और खाना नंबर 7 के साथ वो कोरिलेट होते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। अब जिस्म के इन इन हिस्सों पे, अब इसके अलावा किन किन चीजों पे और बुराई दे सकता है, ये तो मैंने जिस्म के अंग बोल दिए।
जब खाना नंबर 2 में सूरज होगा, स्त्री धन, दहेज, या हमारे जीवन साथी की कोई नौकरी है, कामकाज है, कमाई, उस पर बुरा असर दे देगा। सूरज 2 में जब मंदा असर देगा तो जायका खराब करेगा। खुद की, अपनी खुद की कमाई से जो बचत कर सके व्यक्ति, उसमें दिक्कत दे देगा। और सूरज जब 2 में बुरा असर देगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ऐसी प्रेमिका, प्रेयसी, मासूका लगा देगा जो कि नुकसान का कारण बन जाए, या फिर बेवा, विधवा या विधुर महिला पुरुष से संबंध। और माता, बुआ, मौसी, अब आप लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे कि कुछ लोगों को गेहूं सूट नहीं करता, कुछ लोगों को आलू सूट नहीं करता। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, उनको एलर्जी होती है अलग अलग वस्तुओं से। तो सूरज 2 में आलू। लेकिन अब कोई आलू का व्यापार कर रहा हो, आड़ती हो, आलू की खेती किसानी करता हो, वहां नुकसान दे देंगे। कोई व्यक्ति गाय पालता हो और खेतीबाड़ी, खेतीबाड़ी भी शुक्र से संबंधित है, गाय भी शुक्र से संबंधित है, हमारी प्रेमिका, हमारी पत्नी, पति, ये सब शुक्र से संबंधित है। ऐसे समझिए। घी आप पाएंगे, घी जो यहां, और यहां डालडा की बात नहीं हो रही है, रिफाइंड की बात नहीं हो रही है, गाय का घी, शुद्ध घी की बात हो रही है। और घी लाल किताब सूत्रों में शुक्र से संबंधित है, वैदिक सूत्रों में इसे बृहस्पति का कहा जाता है। तो मैं लाल किताब की बात कर रहा हूं, यह भी ध्यान रखिएगा भैया। भौंडी गाय मतलब जो गाय सुंदर ना हो, और हमारे जिस्म का हिस्सा मैंने बोल ही दिया, हमारा मल द्वार। इन चीजों पे ये सूरज जब खाना नंबर 2 में होगा तो ये बुरा असर दे सकता है, नेचुरल है। और इसका संबंध खाना नंबर 2 से भी है, और 2 के मालिक शुक्र से भी है। और ये बुराई जब देगा जब ये मंदा होगा, और इसकी बुराई की शुरुआत होगी व्यक्ति को फ्री की आदतें हो जाए, लालची हो जाए, दान पुण्य करना बंद कर देगा, लूटना। तो समझ लो सूरज बंदा दे रहा है, उसको भी छोड़िए। जर जोरू जमीन के झगड़े, जर पैसे के लिए झगड़े, जमीन जायदाद के लिए झगड़े, कोर्ट मुकदमे। जोरू दुनिया की किसी भी महिला से नहीं लड़ना चाहिए जब सूरज सेकंड हाउस में हो। तो ये हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये कारण है हमारी बुराई के। अब बात आती है साहब की गाय, पत्नी, प्रेमिका, अबरक, पत्नी, हमारी खुद की कमाई के द्वारा होने वाली बचत, इनको सेफ कैसे किया जाए। तो पहले मैंने सावधानियां बोली, पहले मैंने दिक्कत क्या आ सकती है वो बोला, फिर मैंने सावधानियां बोली। अब बात आती है उपाय की, क्या किया जाए। तो जैसे मैंने सावधानियां बोला, सावधानियां अपनाएंगे, लेकिन खाना नंबर 2 को नेक भी करेंगे, और शुक्र को भी नेक करना होगा, शुक्र को भी नेक करना होगा। खेतीबाड़ी में भी दिक्कत आ जाएगी। व्यक्ति आलू का आड़ती हो, व्यापारी हो, या खेतीबाड़ी आलू की करता हो, और वैसे भी कंप्लीट खेतीबाड़ी है वो शुक्र से संबंधित है। इन इन जगह सावधानी रखनी है कि ये कृत्य ना किए जाएं, ये नुकसान के कारण बनेंगे, परेशानी के कारण बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो आदमी किसी से कह भी नहीं सकता, बवासीर, भगंदर,
नासूर, ऐसे ऐसे शब्द आपने देखे होंगे। बंगाली वैद्य, बाबा फरीद के यहाँ हो ये इलाज कराओ। बड़े बेहुदा हरकतें लोग, क्योंकि डॉक्टर पे जाते नहीं है और फिर हम ठगे जाते हैं। बात को समझिए। तो भैया शुक्र को नेक करिए, गायों की सेवा करिए, पत्नी के ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, फालतू की प्रेमिका और प्रेम मासूका इनसे दूर रहिए। विधवा औरतों को माता स्वरूप मान के उनका आशीर्वाद लीजिए। ये सावधानियों के साथ साथ इसमें उपाय निकल के आ जाएंगे। फिर आपकी दहेज का पैसा या पत्नी की कमाई या खुद की कमाई, माता, बुआ, मौसी, आलू, गाय, घी, इन पे कोई बुरा असर ना होगा अगर इतनी सी सावधानियां और गौ सेवा, और हो सके तो गाय, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को जो पूजा पाठी हो, पुरोहित का कार्य करता हो और गाय पालने की क्षमता हो, बछड़े और बछड़ी के साथ, बछड़ा या बछड़ी जो भी बच्चा हो गाय का, दूध देती हुई हो, कहने का मतलब, दान करिए। जीवन सरल हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा और शुक्र से संबंधित सारे सुख निकल के आ जाएंगे। खाना नंबर 2 से संबंधित सारे सुख निकल के आ जाएंगे। फिर आता है सूरज छठे घर में, जो कि पक्का घर केतु का है। बुध के साथ तो उसकी मित्रता है, जो कि वहां राशि आती है, और बुध छठे घर में उच्च का भी होता है। लेकिन केतु पे सूरज एक प्रकार से नजला डाल देगा। और आपको बता दूं, केतु का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो हमारे कमर में है। वैसे तो कमर, पांव, जोड़ सब बोले जाते हैं, और जब भी केतु मंदा होगा तो कमर, पांव, जोड़ों में दिक्कत, परेशानियां, फालतू की टेंशन और भटकाव, फालतू की टेंशन और भटकाव, फालतू में घूमना फिरना, यात्राएं करना, पैसे बर्बाद करके आ जाना, ये केतु का मंदा असर है। और सूरज 7वें घर में बैठेगा तो केतु की इन वस्तुओं पर बुरा असर डाल देगा। सिंपल सा लॉ है। और जबकि आप ध्यान करिए, जब केतु सूरज के पक्के घर खाना नंबर 1 में बैठता है, केतु 1 में बैठता है तो सूरज को ऊंच करता है। लेकिन सूरज जब 7वें घर में बैठता है तो केतु से संबंधित वस्तुएं, यानी कि आसिया, लाल किताब सूत्रों के अनुसार बुरा असर देता है। उससे भी बड़ी बात, अब केतु से संबंधित हमारा लड़का भी है। और आपको बता दूं, खाना नंबर 5 औलाद का होता है, खाना नंबर 6 है वो औलाद के सुख का होता है। तो सूरज 6 में होगा तो औलाद के सुख को कम करेगा। सिंपल सा लॉ समझिए। मामा, अलग अलग विद्याओं में मामे के लिए अलग अलग ग्रह हैं, लेकिन लाल किताब सूत्रों में केतु हमारा छोटा मामा है, मतलब माता का छोटा भाई। और बड़ा मामा मंगल से संबंधित होता है, यह भी ध्यान करिएगा। और जो छठा घर है वो हमारे माता के माता पिता, नाना नानी से भी संबंधित है। खाना नंबर 6 ये साहूकारे से भी संबंधित है। खाना नंबर 6 कोई खरगोश वगैरह पालते हैं, उपाय भी होता है, वो बात तो नहीं हो रही है, लेकिन वो अलग चीज है। चिड़ा, नर चिड़िया, उससे भी संबंध है। और शरीर में हमारे कमर से संबंधित है। इन वस्तुओं पे बुरा असर डाल देगा। अब सोचिए, सूरज खाना नंबर 6 औलाद के सुख, क्योंकि खाना नंबर 5 औलाद का, खाना नंबर 6 औलाद के सुख का, और खाना नंबर 11 औलाद की संख्या और औलाद की उम्र से संबंध रखता है। खाना नंबर 11 तो सूरज 6 का औलाद के सुख, और मामा, नाना नानी, और उसको भी छोड़िए साहूकारा, जो लोग ब्याज बट्टे पे पैसा देते हैं, वो भी खाना नंबर 6 से संबंधित है लाल किताब सूत्रों में। और उससे भी बड़ी बात है, हमारी रफ्तार, हमारी तरक्की करने की रफ्तार वो खत्म हो जाएगी। अब क्या किया जाए साहब? भाई सूरज ने अपना मंदा असर
दे देना है खाना नंबर 6 में बैठ के। और खाना नंबर 6 में बैठ के सूरज इतना ही असर नहीं देता, इससे भी आगे चला जाता है। खाना नंबर 12 में शनि हो या ना हो, जिसका सूरज छठे घर में है उस व्यक्ति के घर के पीछे से खुला हो। और आजकल हमारे गुड़गांव के जितने भी सेक्टर हैं सभी में जो भी घर मकान है पीछे से खुले हुए हैं, आगे भी खुला है, पीछे भी खुला है, एक साइड भी खुला हुआ है, एक सिस्टम से बने हुए हैं। तो जब सूरज छठे घर में होगा तो पीछे से खुला मकान यानी कि पीछे से धूप आना बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। और इतना नुकसान का कारण बनेगा कि जीवन साथी मर जाए, भाग जाए, छोड़ जाए, इतनी बड़ी बुराई क्रिएट करवा देता है सूरज छठे घर का। ये केतु से संबंधित जो बात है उसके अलावा बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग में आ गया। और सुन लीजिए, छठे घर में जब सूरज हो तो उपाय आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मैंने बोला कमर पे, औलाद के सुख में, कई तरह की रफ्तार जीवन की दिक्कत दे देगा। लेकिन किताब में यह भी लिखा है कि सूरज छठे घर में हो तो बंदरों को गुड़ डालो, इससे कि सूरज मजबूत होता है। इससे सूरज मजबूत होता है या सूरज नेक होता है। अब ये दो पॉइंट आ जाते हैं। और केतु को बचाना है क्योंकि केतु से संबंधित सभी वस्तुओं के बुरे असर आ रहे हैं, खाना नंबर 6 से संबंधित केतु के। तो कुत्तों को दूध रोटी, दूध ब्रेड और कुत्ता पालने, कुत्ता पाल लेना, कुत्ते को खिलाना पिलाना। लेकिन अब जो बात मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं और अपने पुराने स्टूडेंट उनसे पूछ रहा हूं कि किताब में यह दर्ज है कि बंदरों को गुड़ डालें, लाल मुंह के बंदर, सूरज 6 में हो। और उसका कारण भी बता देता हूं। खाना नंबर 6 पाताल का है, सूरज आसमान का देवता है। तो सूरज की जो रोशनी है, जो लालिमा है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हर फसल, हर बागबानी, जीव, पशु पक्षी, इंसान सबके लिए जरूरी है, प्राण ऊर्जा देता है सूरज। अब वो पाताल में चला गया तो सूरज की चमक धूमिल हो गई। यह भी सूत्र समझ लेना। खाना नंबर 6 पाताल से संबंधित, उत्तर दिशा से संबंधित है। तो भाई किताब में यह लिखा है कि बंदरों को गुड़ दें, जिससे कि अच्छा, सूरज छठे घर का कई बार गरीबी भी देता है, मैं आपको यह भी बता दूं। सूरज खाना नंबर 6 का कई बार गरीबी का भी कारण बन जाता है। और गरीबी का कारण क्यों बनता है उसका कारण बता देता हूं। फालतू की टेंशन और भटकाव, रफ्तार खत्म। रफ्तार यानी कि सीढ़ी पे चढ़नी, ऊंचाइयों पे चढ़ने की जो क्वालिटी है व्यक्ति की, वो खराब कर देगा। सिंपल सा लॉ है। और जब आप काम काज पे ध्यान नहीं देंगे, फालतू में घूमेंगे फिरेंगे, तो नेचुरल है कि रफ्तार कम होगी। सिंपल से लॉ है लाल किताब में। तो किताब कहती है बंदरों को गुड़ डालें। इससे हमारी कुंडली में छठे घर का सूरज नेक होता है या बल लेता है, यह मैं अपने पुराने स्टूडेंट के साथ पूछूंगा। कोई बोलना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने क्वेश्चन आप लोगों की तरफ फेंका है जानबूझ के। बताइए जी गोयल साहब। बल मिलता है जी, सूर्य को बली होता है। बल मिलता है और बल मिलता है तो नेक होता है। अब सूत्र समझ लेना, मैंने दो में भी बोला था कि नेक नहीं मंदा असर देगा, मंदा मंदा असर देगा। ये ध्यान कर लेना, कोई भी गहरा मंदा होगा तभी बुरा असर देगा। जी अश्विनी जी बोलिए। सर एक तो मंगल नेक गुड़ जो है वो मंगल नेक का है। नहीं छठे सर, घर में लाल किताब में गुड़ मंगल नेक का नहीं है। नो आई एम सॉरी, गुड़ सूरज का है। नहीं सर, मेरा कहने का ये अर्थात नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सूर्य प्लस बुध का ये घर है छठे घर में। जब सूर्य बुध के घर में आ रहा है तो अगर हम गुड़ खिलाएंगे तो मंगल नेक हो जाएगा। ये भी नहीं है। जी राकेश जी बोलिए। सर सूर्य को सूर्य से ही हमने पॉजिटिव कर लिया, मतलब हाँ, बंदर भी सूर्य है और गुड़ गुड़ भी भी सूरज सूर्य है। का ही है। लेकिन अब यहां पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, देखिए लाल किताब कैसे चलती है। और ये दो जगह ये पॉइंट शूट करता है अभी जो मेरे दिमाग में, बाकी और भी जगह करता है। मेरे दिमाग में दो जगह आ गया है। जब हम बंदर को, जो कि सूरज का ही है, उसको
गुड़ खिलाएंगे तो जो सूरज मंदा है वो बंदर गुड़ खा के क्या करता है, गुड़ से संबंधित जो एनर्जी है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल है, जो भी है, वो बंदर यानी कि सूरज अवशोषित कर लेगा अपनी आंतों के, अपने पाचन तंत्र के माध्यम से, और जो मंदा सूरज है वो पोटी से बाहर निकल जाएगा। गंदगी, क्योंकि जो भी हम पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं, फल फ्रूट कुछ भी, उसमें से अपनी जरूरत, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत की चीजें हैं, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, जो भी है, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम उसमें से ले लेते हैं, और बाकी उसका मंदा असर, भैया ये लाइनें आइनें मत खींचो, मैं आपका नाम जान रहा हूं, ये बेवकूफियां मत करो, चुप करके सुनो, आपका ध्यान ही नहीं है सुनने में। पॉजिटिव गुण में से पॉजिटिव सूरज, सूरज के बंदर में चला जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बंदर को हनुमान जी मानते हैं, लेकिन लाल किताब में सूरज बंदर है। गुड़ के विषय में वैदिक में मंगल माना गया है, लेकिन लाल किताब में गुड़ भी सूरज है। तो जो सूरज का नेगेटिव असर है वो पोटी से निकल जाएगा गुड़ खाने के बाद, और उसके जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, वो सूरज को यानी कि बंदर को मिल जाएंगे। और सूरज जैसे ही खाना नंबर 6 में फिर नेक असर देगा तो केतु की कमर, केतु की रफ्तार, केतु की औलाद के सुख, सबसे बेचैनी दूर हो जाएगी। इसलिए ये उपाय होता है, सिंपल सा लॉ है। अब एक और बात मैंने कहा था दूसरी जगह का, मुझे मालूम है, वो भी बोल देता हूं। जी उमेश जी बोलिए। उमेश जी बोलिए। चलिए आप नहीं बोल रहे हैं, आप मत बोलना। लाल किताब में एक नियम है, उपाय है प्रॉपर। चंद्र 11वें घर में, वो हाथ नीचे कर लीजिए उमेश जी। चंद्रमा 11वें घर में हो तो लाल किताब कहती है कम उम्र के बच्चे केतु के, क्योंकि 11वें घर में जो ग्रह होता है वो अपने दुश्मनों को बर्बाद करने का काम करता है। तो चंद्र 11वें घर में होगा तो वो केतु को बर्बाद करेगा। और अगर गलती से केतु 8वें में हो जाए, या केतु कहीं भी बैठ के मंदा हो जाए चंद्र 11 के समय, इस सामने जो लिखा है इससे थोड़ा हट गया, तो लाल किताब कहती है कि चंद्र 11 घर में होगा तो केतु को खराब करेगा, और केतु मंदा हो जाए तो बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। औलाद के सुख, दादी बैठे पोता ना खेले, चंद्र 11। चंद्र 11 के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक उपाय ये कहता है कि 11 बच्चों को खोए के 11-11 पेड़े, सिर्फ खोए के, मिलावट कुछ नहीं, 11 बच्चों को 11-11 पेड़े, केतु की उम्र के बच्चों को। सूत्र यहां थोड़ा बदल गया है, जिस ग्रह को नुकसान हो रहा है उस ग्रह को बचाना है। देखिए किताब के नियमों को समझिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि किताबों के नियम समझ जाएंगे उपाय के या सावधानियों के तो आसानी हो जाएगी। तो जब हम केतु से संबंधित खोया, उसके 11 घर में बैठा है तो 11-11 पेड़े, 11 घर में बैठा है तो 11 बच्चों को, नर बच्चों को, लड़कों को, क्योंकि केतु नर बच्चा है, देते हैं तब वो खाते हैं। तो चंद्रमा के खोए का पोषण हमने, जो वो केतु के लिए नुकसानदायक है, उसी केतु के बच्चों को दिया। तो बच्चे जब खोए के पेड़े खाएंगे तो उस खोए की कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, यानी कि चंद्रमा का जो नेक असर है उस वस्तु के अंदर, खोए में, वो बच्चों के शरीर में अवशोषित हो जाएगा, उनको ताकत देगा, एनर्जी देगा। यानी कि नेक चंद्रमा है तभी तो वो फायदा देगा, मंदा होगा तो नुकसान देगा, नेचुरल है। तो पूरा चंद्रमा तो बुरा भी नहीं हो सकता। तो खोए में जो प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, वो बच्चों को पोषण में मिल गई। और जो मंदा चंद्रमा होगा वो उनके मल द्वार से सुबह पोटी में निकल जाएगा, चंद्रमा का बुरा असर। तो इस तरीके से लाल किताब में उपायों की रचना की गई है। उन सूत्रों को हमें समझना होगा, मुद्दा ये है। अब साहब सूरज पे ही आ जाते हैं। अगर सूरज देवता हमारी जन्म कुंडली के 7वें घर में हो, और 7वां घर भी शुक्र का ही है, वहां तो राशि शुक्र की है, ध्यान करिए, बुध का भी पक्का घर है,
वो भी अलग बात है। तो ये भी, और शुक्र हमारे शरीर की स्किन है, चमड़ी। और खाना नंबर 7, भाई ये रियलमी आपको मुझे निकालना पड़ेगा, रियल 2। एक मिनट रुक जाओ, इनको निकाले बिना चैन नहीं आएगा, ये बार बार है ना स्क्रीन पे उंगलबाजी कर रहे हैं। हमारे भैया मुझे काम करने दीजिए, आपको इंटरेस्ट नहीं है आप चले जाइए, बाकी लोग जो इतने बैठे हैं ना, या 90 लोग, उनको पढ़ लेने दीजिए, आपको नहीं है इंटरेस्ट तो स्क्रीन पे छेड़खानी मत करो। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको बैठना है। हमारे शरीर की स्किन, हमारे जीवन साथी की स्किन, चमड़ी, हमारे जीवन साथी की शान, यानी कि स्किन की चमक, ब्याह शादी ग्रस्त, सफेद गाय, कांसी के बर्तन। अब देखिए कांसी के बर्तन आज के समय में आप जानते हैं कितनी महंगी हो गई है, और जो रईस लोग हैं वो स्टील के बर्तनों के अलावा पीतल कांसी के बर्तनों का आज भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हर आदमी तो नहीं करता, लेकिन 100 परिवारों में से 1-2 परिवार हैं जो करते हैं, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, शुक्र से संबंधित है कांसा कांसी। और हम सभी अपने जिस्म को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सभी की प्यार करने की अपनी मात्रा अलग अलग होती है। अपने शरीर की देखभाल करना सभी लोग समान मात्रा से नहीं करते, कुछ लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने शरीर का। इन चीजों पे ये सूरज 7वें घर का, जो कि शुक्र से संबंधित सब चीजें, बुरा असर दे देगा हमारे जीवन साथी पे, जीवन साथी की शान पे, हमारे ग्रस्त पे। अगर हम गाय पालते हैं तो सफेद गाय पे, अगर हमारे घर में कांसी के बर्तन है तो उन पे टूटेंगे फूटेंगे। और सबसे बड़ी बात है हमारी स्किन, जो कि शुक्र से संबंधित है, चमड़ी, बुरा असर दे देगा। अब क्या किया जाए? तो लाल किताब कहती है कि जब भी सूरज 7वें घर में हो, और मैं यहां, अब ये मत सोचना कि आपके टेबल में सूरज मंगल बैठा है, बुध भी बैठा है, मैं सिर्फ सूरज अकेले की बात कर रहा हूं आज। सूरज बुध बैठा है तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। सूरज बुध 7वें में बहुत अच्छा होता है। एक और नियम है, सूरज 7वें में हो तो दूसरे घर में अगर सूरज के मित्र हो जाएं, चंद्रमा मंगल बृहस्पति, तो सूरज 7वें घर में बुरा असर नहीं देता है। लेकिन अगर सूरज 7वें घर में हो और दूसरे घर में सेकंड हाउस में शनिचर राहु केतु जैसे ग्रह हो जाए, तो ये सूरज बहुत ज्यादा बड़ी बुराई पे आ जाता है। फिर तो जो मैं जिलद, स्किन, चमड़ी, ग्रस्त के सुख, इन सब पे आफत डाल देगा, बड़ी बुरी तरीके से डाल देगा। सूरज 7वें घर में हो या सूरज शुक्र के साथ हो, गुड़ गेहूं तांबे का घर में ज्यादा बड़ा स्टॉक नहीं करना चाहिए। सूरज 7वें घर में हो तो गुड़ और गुड़ के प्रोडक्ट, गजक रेबड़ी वगैरह अभी तक लोग खा ही रहे हैं। पति पत्नी में से दोनों में से कम एक तो छोड़ ही दे, दोनों ही छोड़ दें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक छोड़ दे, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये 7वें घर और शुक्र से संबंधित सुख हैं जो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सब में आग लगाएगा। सूरज 7वें घर में हो, बिस्तर पे खाना। सूरज 7वें घर में हो या शुक्र के साथ हो, दिन में ब्याह हो जाना और रविवार को ब्याह हो जाना। रविवार सूरज का दिन, दोपहर सूरज आकाश मंडल, रविवार सूरज का दिन और दोपहर भी सूरज की। जब सूरज बलवान होता है, बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो इन चीजों से हमें परहेज करना ही पड़ेगा। लेकिन इस सूरज को और ज्यादा
अच्छा कैसे किया जाए, तो अब समझिए, शुक्र पे आफत आ रही है, गोदान करिए। कर्मकांडी ब्राह्मण को बछड़े बछड़ी कोई भी हो बच्चा गाय के साथ दूध देती हुई। लेकिन अब ये नहीं कि संकल्प दे दिया, 100 रुपए रखे हाथ में, पंडित जी ने जाके मंत्र पढ़ दिया, हो गया, ऐसे नहीं। गाय खरीदें देसी, बछड़े बछड़ी के साथ दूध देती है, और अच्छी क्वालिटी की गाय खरीदें, नहीं तो पंडित ले जाके बेच देगा। और ऐसे पंडित पुजारी पुरोहित को दें जो पुरोहित कार्य, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करता हो मंदिर में, या घर घर पूजा करता हो। गांव देहात में ऐसे भी बहुत सारे पंडित मिल जाते हैं जिन पे मंदिर तो नहीं होता, लेकिन वो घरों में जाके पूजा पाठ करते हैं प्रॉपर तरीके सलीके से। और ऐसा भी भूल के भी ना करें कि उसी पंडित जी ने अपनी गाय आपको दे दी, आपने पैसे दे दिए, फिर आपने दान कर दी। नहीं, कहीं और से खरीदनी है। प्रॉपर देसी गाय, हॉलिस्टर, जर्सी, विदेशी नस्ल की बात नहीं कर रहा हूं। गोदान करिए, परहेज भी हो गए, उपाय भी हो गया। लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हुँ? और भी उपाय कर सकते हैं, बताइए क्या करें? कोई पुराना स्टूडेंट मेरा बोलना चाहेगा? इस विषय पे बहुत कुछ बोला है मैंने। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। काली गाय की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और बोलिए, सफेद गाय की नहीं, काली हाँ, गाय। काली गाय की। हाँ जी, बिल्कुल। और बोलिए। और दूध का छींटा मार सकते हैं चाव। वो शनि का टकराव हो। शनि का अगर शनि टकराव। का टकराव, जैसे कि शनि 1 सूरज 7, शनि 12 सूरज 7, शनि 2 सूरज 7, शनि 5 सूरज 7, या शनिचर 9वें घर में और सूरज 7वें घर में, तब रात को आखिरी बार जब रोटी बने, मतलब कि उसके बाद चूल्हा जलना नहीं चाहिए, तो दूध का छींटा मार के बुझाइए 43 दिन लगातार। ये भी हो गया उपाय। और सोचो, और भी उपाय है। ये आपने मुझे ध्यान दिलाया, मेरे दिमाग में नहीं था। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, बोलो शिखा जी। सेकंड हाउस में सूरज के मित्र ग्रह को स्थापित कर सकते हैं। अगर खाना नंबर 2 में बिठाने का मौका मिल जाए तो बृहस्पति, चंद्र, मंगल की वस्तु में रख दीजिए धर्म स्थान में जाके। और कुछ नहीं कर सकते तो आप लाल रंग की रोली मोली का जो टीका लगता है वो लगाइए, मंगल 2 का असर आ जाएगा। केसर का टीका लगाइए, बृहस्पति 2 का असर आ जाएगा। सूरज 7वें का, बुराई खत्म। और बताओ, अभी और भी उपाय निकल के आएंगे, और बताइए। मान तो लो कि नमक दूसरे 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 घर में, एक मिनट बेटा, अगर दूसरे घर में भी हम नहीं ले जा सकते, कई बार ऐसा भी होता है ना, तो क्या करें? सर, बताओ। अगर हम नमक को कम से कम कर दें अपने खाने में। हाँ, नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत बढ़िया। और बताओ। तांबे के चौरस टुकड़े घास वाली जमीन में दबा सकते दबा सकते हैं। और बताओ। मैं पुराने स्टूडेंट से जानबूझ के बुलवा रहा हूं। अनिल जी बोलिए सर। सर नमस्कार। प्रणाम साहब। सर मंगल और चंद्रमा को ऐड कर देंगे सर, मीठा खा के या पानी पी के। बिल्कुल साहब, अगर काम काज पे जाते हैं हाँ तो मीठा खा के और पानी पी के जाएं। जी। बिल्कुल साहब। और बताओ। अब ये उपाय तो सारी किताबों में दर्ज हैं, अब मैं उपाय बनाना सिखा देता हूँ। जी रवीश जी बोलिए। सर एक, अगर 7वें घर में जैसे सूरज आप बात कर रहे हैं, तो 8वां अगर घर खाली है तो उसके अंदर तांबे के हाँ वो तो हो गया, टुकड़े। अभी बताया ना। हाँ, वो तो दवाई देंगे, नेचुरल है। अब मैं बताता हूं कि मान लो सूरज 7वें घर में है, और हमारा ये तो गृहस्थ कमजोर करता है, रोजाना की होने वाली कमाई खराब करता है, साझेदारी खराब करता है। सफेद गाय का साथ हो जाए गड़बड़ कर देता है। व्यक्ति की खेती बाड़ी हो, आलू के काम हो तो भी गड़बड़ कर देता है। बाग बगीचे हो तो भी खराब कर देता है। गृहस्थ का ही सुख चौपट कर देता है, गुस्सा बढ़ा देता है। और मान लो शादी हो गई, तो अब क्योंकि इसकी जो बड़ी आफत है वो शादी के बाद ही आती है, सिंपल सी बात है। इसकी बड़ी आफत है सूरज 7वें घर की, वो शादी के बाद ही आती है। सुबह शाम रात को बिस्तर पे जाते ही झगड़े किसी ना किसी कारण से। लेकिन बात कर रहा हूं सूरज की, अब सूरज बुध की नहीं कर रहा हूं, ये भी ध्यान कर लेना। मान लो मेरी शादी हुई और मेरे साली है, और साली की अभी शादी नहीं हुई है। पॉइंट पकड़ो। शादीशुदा साली शुक्र,
अनमैरिड साली बुध, और शुक्र और बुध की जो मित्रता है, क्योंकि खाना नंबर 7 है, वो शुक्र और बुध दोनों का ही पक्का घर है, और गृहस्थ की चक्की है वो भी और शुक्र और बुध से ही चलती है। पॉइंट समझना एक एक बात को। तो मेरी शादी हुई, मेरा सूरज 7वें घर में है, उदाहरण मैं अपने ऊपर दे देता हूं, और मेरी साली की अभी शादी नहीं हुई है, छोटी है, मेरी शादी हुई, तो मैं शुक्र के अपनी पत्नी का, वीरेंद्र लाठर, वीरेंद्र लाठर, वीरेंद्र लाठर, क्या है भाई? म्यूट करो सर, म्यूट हो जाओ सर, म्यूट हो जाओ। ठीक नहीं है, म्यूट नहीं है, आप अनम्यूट है, म्यूट करिए सर। म्यूट। म्यूट रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है पांव पकड़ के। मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी शुक्र हो गई और उसकी छोटी बहन बुध हो गई। लो कोई सहयोग अब लगाओ। मैं पुराने लोगों से चाहूंगा कि वो मुझे सहयोग करें, उपाय बनता है। अब मान लो कि मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी इकलौती है, उसकी कोई बहन है ही नहीं, लेकिन मेरे बहन है, तो क्या करूं? पॉइंट समझो। और सूरज 7वें घर में अकेला है, क्योंकि मेरी बहन भी बुध है और मेरी साली जो अभी अनमैरिड है वो भी बुध है, और साली ज्यादा फायदा दे सकती है क्योंकि वो शुक्र की बहन है। मेरी जो साली अनमैरिड है वो मेरे शुक्र यानी मेरी पत्नी की बहन है, वो ज्यादा फायदा दे सकती है। अब पकड़ो पॉइंट को। पुराने लोगों से चाहूंगा कि बोले, इस विषय पे मैंने साल 1.5 साल पहले 1-2 क्लास में बोला है, बताइए। बताइए। चलिए, दिमाग से निकल गया है, मैं सहयोग कर देता हूं। अगर मैं गांव देहात में रहता हूं, गांव देहात में इसलिए बोल रहा हूं कि बकरी पालन हो सकता है, पॉइंट समझ लीजिए। तो मैं अपनी साली से एक बकरी ले आऊं, अगर मैं गांव देहात में रहता हूं और मुझे बकरी पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस बकरी की मैं पालना करूं। अब खाना नंबर 7 के दोनों मालिक बुध और शुक्र, शुक्र को बकरी का सहयोग मिल गया। ऐसे समझ लो कि मेरे 7वें घर में अब बुध और शुक्र दोनों का असर आने लगा, यानी कि जो सूरज और बुध का दोनों का असर आने लगा। जो सूरज अकेला नुकसान दे रहा था, बुध ने एडजस्ट कर लिया। लेकिन अब मैं गांव में नहीं रहता हूं, अब मैं शहर में रहता हूं, और बकरी पालन शहर में नामुमकिन है। शहरों में भी, आउटर इलाकों में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब दूसरा ऑप्शन ढूंढूं तो क्या करूं? अब बोलिए, लगाइए दिमाग कोई। अब मैं शहर में रहता हूं, कोई बोलना चाहता है तो हाथ उठाओ। बोलिए राजकुमार जी। साली जब बहन को अपने साथ रखे, अगर अकेली वो नहीं रह रही देखिए, परिवार के साथ, देखिए, हो सकता है कल को बेटी हो जाए, साथ रहेगी, वो एक अलग चीज है। हम उपाय की बात कर रहे हैं। साली को तो साथ कैसे रख लोगे भाई? दुनिया भर के लांछन लग जाते हैं, संबंध भी अच्छा नहीं होता, और उसकी शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी बेचारी की, क्यों रख लें? और रही मेरी बहन, तो मेरी बहन की भी शादी हो ही जाएगी, कैसे रह लेगी साथ? साली से बुद्ध की आइटम ले ले। वही तो पकड़ रहा हूं बत्रा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, पकड़ो। साली से तांबे का छेद वाला पैसा ले लूं? हाँ, देखिए, निकल के आया पॉइंट। अब अगर साली है ही नहीं तो मेरी मजबूरी है, फिर मैं अपनी बहन से तांबे का पैसा ले सकता। आनंद आ रहा है क्या? बहुत सारे नए लोग हैं, ज्यादा लाल किताब नहीं भी जानते होंगे, लेकिन क्या मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो लोग समझ पा रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है सर, थैंक यू।
बहुत आनंद आ रहा है। इस तरीके से हम लाल किताब में जीवित रिश्तेदारों के माध्यम से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। लाल किताब हमें यहां तक ले जाती है, बात को समझिए। गुरुजी बुद्ध की और भी आइटम ले सकती हैं, फटकड़ी ये पौधे। सर फटकड़ी वगैरह कौन से? कहां से, देखो तांबे का सिक्का परमानेंट हो जाएगा। तो उसको पहनने की जरूरत नहीं फिर, अरे पहनने साहब, से। जेब में रख लो, पर्स में रख लो, अच्छी बात है। अपनी पत्नी को दे दो, खाना नंबर 7 का मालिक शुक्र है, एक सिक्का लेके पत्नी को दे दो, इससे अच्छा क्या रहेगा बताइए, है ना? सूत्र समझिए। अब साहब सूरज मान लीजिए मेरे टेबे में 8वें घर में है, तो शनि का हेडक्वार्टर है भाई। मंगल तो वैसे मित्र है, लेकिन 8वां घर मंगल वध का माना गया है, लेकिन 8वें घर में मंगल वध हमेशा होगा ये तो कोई गारंटी है ही नहीं, ये लोग तो आप भी जानते हैं। लेकिन एक जनरल सी बात कह रहा हूं कि शनि का हेडक्वार्टर है तो मंगल की तो बात ही खत्म। अच्छा, सूरज 8वें घर में अगर मंदा असर देगा ना, तो व्यक्ति में बहरूपियापन आ जाएगा। सूरज 8वें घर में मंदा असर देगा तो व्यक्ति में बहरूपियापन, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाएगा कुछ करेगा कुछ। क्योंकि 8वां घर है जो हमारी जन्म कुंडली का, वो राहु केतु शनि तीनों की बैठक है। खाना नंबर 2 है, वो सिर्फ राहु केतु की बैठक है। तो खाना नंबर जो 8 है वो राहु के तीनों दुश्मन, राहु केतु शनि की बैठक है। लेकिन ये यहां पे आके, क्योंकि शनि का हेडक्वार्टर है, तो शनि की कनपटी पुड़पुड़ी उस पे सबसे ज्यादा बुरा असर देता है। और उसको भी छोड़िए, सूरज 8वें घर में जब मंदा असर देगा तो व्यक्ति में जन्म मुरीदी की मात्रा बढ़ जाएगी। और जन्म मुरीदी का जो मतलब होता है वो होता है पत्नी भक्ति। एक सेकंड, किसी व्यक्ति ने लिंक मांगा है, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको एक बार हेल्प कर देता हूं। ये लीजिए, सूरज 8वें का मंदा असर देगा तो जन्म मुरीदी। जन्म मुरीदी का मतलब लाल किताब में होता है पत्नी भक्ति। बहुत सारे होते हैं ना, पीछे पीछे ही चलते रहते हैं, इसको लाल किताब अच्छा नहीं कहती है। आप एक सम्मानजनक अवस्था में रहें, पिछलग्गू ना बने, ना पत्नी पति की बने ना पति पत्नी का बने। और जब सूरज 8वें घर में हो तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सम्मान करो, देखभाल करो, केयर करो, लेकिन पिछलग्गू मत बनना अपने जीवन साथी का, ये बुरा असर होगा। और सूरज अगर 8वें घर में हो तो 8वां घर मौत का भी घर कहा गया है लाल किताब सूत्रों में। वो एक अलग बात है कि मौत सिर्फ 8वें से नहीं आती, उसमें 8, 2, 6, 12 भी देखे जाते हैं, 8, 2, 3, 10, 5 भी देखे जाते हैं, तो वो तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन है तो शुरुआत तो मौत की, या दुनिया के किसी भी कष्ट की जो शुरुआत है, बड़े लेवल के कष्ट, ये भी समझ लेना, जो कष्ट बड़े लेवल के वो 8वें घर से शुरू होते हैं। और 8वां घर है अदले का बदला, कोई रियायत नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। 8वां घर बड़ा खतरनाक है। और 8वां घर कहता है अदले का बदला, जैसा करोगे उसका बदला मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसने अभी मेरे से पैसे छीन लिए, इसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। भैया जब उसका 8वां घर मंदा होगा, वर्षफल के अनुसार, सप्ताह के अनुसार, दिन के अनुसार, रात के अनुसार, कभी ना कभी तो मंदा होगा, साल में, 6 महीने में, 10 महीने में, 12 साल में, 10 साल में, 5 साल में। जब मंदा होगा तब होगा उसके साथ अदले का बदला। आप चाहो कि हाथ के हाथ नहीं, 8वां घर अदले का बदला है, बहुत खतरनाक स्तर पे अदले का बदला है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये खाना नंबर 8 का नियम है। और यही नियम चंद्र 6ठे घर का हो तब भी होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चंद्रमा 6ठे घर का हो तब भी यही नियम है। और 8वें घर की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ अकेले 8वां घर खाना नंबर 8 की कर रहा हूं, चंद्र की 6ठे घर के साथ जोड़ के कर रहा हूं, अदले का बदला। तो साहब ये पत्नी भक्ति, पति भक्ति और कनपटी, यहां पे ये बुरा असर दे देगा।
तो साहब क्या किया जाए? तो मैंने सावधानी बता दी, जनमुरीदी यानी कि पत्नी भक्ति ना करें। अब कहने के लिए तो यह कह सकता हूं कि अपनी कनपटी का भी ध्यान रखें। और एक और बात, कुछ लोगों को बिच्छू काटने जैसे हालात भी बना देता है कि बिच्छू ने काट लिया। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको बिच्छू ने, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बिच्छू ने कभी नहीं काटा, और किसी साल विशेष में काट लेता है बिच्छू, या किसी महीने में। क्योंकि लाल किताब तो पहले जन्म कुंडली, फिर वर्षफल, फिर महीना फल, फिर सप्ताह, फिर दिन रात, फिर घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड, वहां तक की कुंडली बनती है। तो सूरज जब मंदा होके 8वें घर में किसी साल, महीना, दिन, सेकंड, घंटे में होगा तो तब काट लेगा। सूत्र समझने की कोशिश करिए। कनपटी पे भी उन समय में जब मंदा होगा, कनपटी में एक बेलाडोना क्या बोलते हैं, लगाते हैं ना लोग कनपटी में अक्सर, जिनको ज्यादा दिक्कत परेशानियां होती रहती हैं, ध्यान करिए। तो हमारे लोग कहते हैं कि भाई ये ठंड लग गई, ठंड लग गई, ध्यान करिए। सूत्र समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से कष्ट के कारण बनते हैं। अब साहब क्या किया जाए? अब आ जाओ उपाय पे। तो सावधानी हो गई, पत्नी भक्ति ना करें, लेकिन शनि को यह पीड़ित कर रहा है। अब क्या करें? अगर सूरज 8वें घर का पीड़ित कर रहा है, तो सबसे पहले तो शनि को कर रहा है पीड़ित, शनि को नेक करें, चाचा के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें। सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। मजदूरों की मजदूरी, कोई भी काम आप करा सकते हैं अपने घर, मकान, फैक्ट्री, कहीं भी, कार्यालय, उनकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दो, और जब तक मजदूर काम करें उनको चाय पानी रोटी का इंतजाम करो। शनि से संबंधित मजदूर होते हैं, और चाचा भी शनि से संबंधित होता है। सबसे बड़ी बात तो यहां आ जाएगी। और फिर साहब, सूरज आप खुद हैं। जब बात आती है चंद्रमा माता है, बृहस्पति पिता है, मंगल भाई है, शनि चाचा है, तो सूरज आप खुद हैं स्वयं। और सूरज के लिए 11वें घर में जो लिखा है वो सूरज के लिए हर घर में लागू होता है, पवित्रता। अब आप कहेंगे कि साहब मैं तो आज नहा के आया हूं, डिओ परफ्यूम लगाया है, प्रेस करके नए कपड़े पहन, ये तो ऊपर की है। अंदर की पवित्रता, मानसिक, हार्दिक, वैचारिक, सारी पवित्रता अपना लो, साफ स्वच्छ हो जाओ, सूरज कुछ नहीं करेगा। तब जाके शनि को नेक करो और सूरज के लिए पवित्रता अपना लो। सूरज आपके ऊपर कोई बुरा असर, ऐसे समझ लीजिए, नहीं डालेगा। आपकी पुड़पुड़ी कनपटी भी अच्छी रहेंगी, बिच्छू भी नहीं काटेगा। पत्नी भक्ति करनी नहीं है, लेकिन सम्मान करना है, केयर करनी है, देखभाल करनी है, ये ध्यान रखना। फिर आता है साहब सूरज 10वें घर का, ये भी शनि का घर है। और हमारे घुटना और हमारा पिंजर, अंदर का जो हड्डियों का ढांचा होता है, डॉक्टरों के यहां रखे देखे होंगे आप लोगों ने, ध्यान करिए। यानी कि हमारी पिंजर में अंदरूनी तौर पे आपने देखा होगा हड्डियों की टीबी हो गई, ध्यान करिए, हड्डियां डैमेज हो गई, तो प्रॉपर कोई, अब आपने देखे होंगे दुर्घटना हो गई और उनके पिंजरे में कई जगह फ्रैक्चर और टूटन हो गई, इस तरीके के हाथ से करवा सकता है ये, समझिए बात को। अब सूरज बैठा है शनि के घर में, और ये मंदा होगा तभी होगा नेक। तो सूरज यहां आईएएस आईपीएस बनाएगा, ये भी ध्यान कर लेना, नेक होगा। और सूरज 10वें घर में हो तो सर हल्के रंग से ढक के रखने का रिवाज है लाल किताब सूत्रों में, पगड़ी लगा के रखो। अरे पगड़ी छोड़ो यार, टोपी तो लगा लो, व्हाइट कलर की, क्रीम कलर की, ऐसे सरबती रंग की, गेहूं रंग की, इस तरीके से। तो ये तो सावधानियां हो गई। अब साहब इससे भी बड़ी सावधानी है, क्योंकि शनि के घर में सूरज बैठा हुआ है, तो बालों के माध्यम से हमने सूरज शनि के टकराव को रोका, क्योंकि बाल हमारे शरीर का कहीं का भी हो वो शनि से संबंधित है। और जो खोपड़ी के बाल है, सिर के बाल है, ये तो डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं।
तो सूरज शनि का झगड़ा नहीं करवाएं, किताब में लिख दिया। लेकिन अगर हम शराब मांस अंडा खाते हैं तो क्या होगा भाई? अब बोलो बात को। शराबी, मांसाहारी, कबाबी ये करते हैं। और पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये तो हमेशा ही लाल किताब में अलाउड नहीं है, क्योंकि शनि इन चीजों से बहुत जल्दी बुराई देना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम आसानी से कुछ हल्के से उपाय, शनि को मना लो, शनि के बाल ढक लो, आसानी से हम जीवन को पार कर सकते हैं। नहीं तो अब ये बुराई जो मैंने अभी तक सिर्फ बोला, पिंजर और घुटना, नहीं भैया, ये बुराई मालूम है कहां तक जाएगी? हमारे बुजुर्गों की विरासत, धन संपत्ति से संबंधित। और खाना नंबर 10 है, वो हमारे कामकाज से भी संबंधित है। हमारा कामकाज, माता पिता, खास तौर से पिता का सुख। वैसे तो किताब तो माता पिता दोनों के लिए कहती है, लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि खाना नंबर 4 के सामने 10 है, 10 का मुंसिफ है 7 4, बात को समझिए। तो माता पिता के सुख, नमक काला। अब यहां हो सकता है कि कोई काले नमक का व्यापारी हो, फैक्ट्री हो, बेचता हो। तेल, लोहा, लकड़ी, जो कि शनि से संबंधित है। हमारी नजर विनाई, देखने की क्षमता, हमारे शरीर के बाल, या किसी हम मकान में 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा चलो अब इन बातों को भी छोड़ दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब जैसे आगरा के पास एक इलाका है, वहां पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं। और ये जानकारी मुझे किस तरीके से मिली मैं बता दूं, क्योंकि मैं गौरक्षा के विषय में काफी कुछ सोचता हूं और करता हूं अपनी औकात से ज्यादा। तो मैंने ये देखा कि बहुत नगर निगम के बहुत सारे कर्मचारी उस मगरमच्छ वाले एरिया में गायों को छोड़ आते थे, और वो सब गाय मारी जाती। और मगरमच्छ की सेंचुरी भी है उधर। और नदी है चंबल, वो इलाका मेरा देखा हुआ है। चलो वो तो गाय की बात हो गई, लेकिन आप ये भी तो सुनते रहते हैं कि मगरमच्छ ने इंसान को मार दिया, उठा के ले गया। मगरमच्छ से नुकसान, चलिए इसको भी छोड़िए। सांप, सांप ने डस लिया, ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। ये भी शनिचर खाना नंबर 10 से संबंधित है। अब मान लो कि कोई भैंस पालता है, सूरज 10वें घर में है और वो भैंस पालता है। भैंस फायदा देगी, नुकसान? सूरज मंदे की बात कर रहा हूं। भैंस, पूरी भैंस पालनी चाहिए है ना, काली भैंस नुकसान काली नहीं, काली नहीं, बंदा मारा जाएगा। नुकसान का कारण, दुर्घटना का कारण, कष्ट का कारण हो जाएगी, क्योंकि सूरज इन चीजों पे बुरे असर दे देगा। मंदा होगा तब, नेक नहीं देगा बिल्कुल। तो भैया शनि को मना लो, चाचा के साथ मधुर संबंध रखो, बाल ढक के रखो, मजदूरों की मजदूरी, उनका पसीना सूखने से पहले दो, और साथ ही साथ जब तक काम कराओ उनके खाने पानी का इंतजाम करो, और उनको इज्जत मान से बातचीत करो। और एक और बात बता देता हूं, यहां जब मजदूरों की बात आती है तो आप में से बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। जो मजदूर है वो मंदे शनि का है बस, वो नेक शनि नहीं है। इंजीनियर नेक शनि है। मजदूर का शनिचर मंदा है। मजदूर से वफादारी की उम्मीद मत करना, वो कभी वफादार हो ही नहीं सकता जो मजदूर है। आप लोगों को, बहुत सौ को बुरा लगेगा। पकड़ ना पाओ तो सब सहा, और जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है, ध्यान रख लेना। मंदा शनि जिस व्यक्ति का होगा वो वफादार नहीं होता, ईमानदार होता ही नहीं, चाहे वो किसी के टेबे में हो, बेशक वो मजदूर ना हो, वो कोई ईमानदार नहीं होता, कोई वफादार नहीं होता। ये खासियत है मंदे शनि की। और ज्यादा मंदा होगा शनिचर तो मजदूरी करवाएगा।
यह भी ध्यान रख लेना। सिंपल से तरीके, कुछ सावधानियां, कुछ उपाय करके हम इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। अब 11वें घर का ही सूरज आ जाए किसी व्यक्ति का, इस विषय पे मैंने अभी 1-2 महीने पहले भी बोला था, लेकिन तब इतना बड़ा विस्तार नहीं दिया था। आज पूरा विस्तार दे रहा हूं। यह भी शनि का घर है, शनि या घर का ग्रह है, बृहस्पति का 11वां घर पक्का घर हो, यह भी चीज ध्यान रखना। यहां हमारे बैकबम से संबंधित 11वें घर के शनि से संबंधित होता है, और ये हमारी आमदनी का घर है, इनकम। खाना नंबर 11 पैसे का आना, खाना नंबर 12 पैसे का खर्च होना, खाना नंबर 3 अगर मंदा तो पैसे की बर्बादी होना, यह भी ध्यान कर लेना। 11वें घर में सूरज मंदा हो जाए, अब ध्यान करिए कि मंदा सूरज ना भी हो, मान लो सूरज 11वें घर में अच्छा ही बैठा है, सूत्र बताता हूं। मान लो सूरज 11वें घर में मेरे अच्छा बैठा है, मैं तो अपने ऊपर ही सारे उदाहरण देता हूं, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं शराब मांस अंडे का शौकीन। अब यहां ये मत लेना जी हम तो साल में एक आध बार खाते हैं, तो भैया जहर की गोली, सल्फास की गोली है ना, एक ही बार खाने की जरूरत होती है पूरी जिंदगी, रोज खाने की जरूरत नहीं होती। हम तो जी ओकेजनली लेते हैं, शादी ब्याह में कोई नहीं। सूरज 11वें घर में हो तो लाल किताब कहती है कि औलाद मांस खाया तो औलाद का मांस खाया, शराब पी तो औलाद का खून पिया, ये कहती है लाल किताब। पहले तो औलाद पैदा ना हो जल्दी, और पैदा हो जाए तो औलाद निकम्मी हो जाए, नाकारा हो जाए, और बुढ़ापा खराब हो जाए। औलाद लतियाती है, सूरज 11 और शराबी कबाबी हो, इतना बड़ा खेल है। अब औलाद के सुख चाहिए, औलाद की तरक्की चाहिए, या शराब मांस जवान का चस्का चाहिए? अच्छा एक और बात बता दूं, ये सूरज 11 ही नहीं, एक्चुअली यहां शनि भी 11वें घर में हो, और इसके बाद एक और बात जोड़ूंगा अलग से। 11वां घर में ये धर्म अदालत है बृहस्पति और शनि की, जहां पे शनिचर बृहस्पति को हाजिर नाजिर और अपनी माता के चरणों की कसम खा कहता है कि मैं सिर्फ न्याय करूंगा, और ये गुरुद्वारा भी है गुरु का। और शनिचर दुनियादारों, मतलब इस समाज में हम जैसे गृहस्थ लोग जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, शराब मांस अंडे का उपयोग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनको बहुत भारी कष्ट देने का काम करता है। तो जब धर्म अदालत में शनि हो या सूरज हो, पहले तो मैं बता दूं धर्म अदालत को अगर नेक चाहिए, 11वां घर बृहस्पति शनि की धर्म अदालत, जहां साफ सुथरे ही जाए। अब धर्म अदालत में यहां शनि न्याय करता है, राहु केतु वकील होते हैं, वो सब किस्सा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो नहीं बता रहा मैं। शनि हो 11वें घर में, तब अगर व्यक्ति शराब मांस अंडा और पर स्त्री पर पुरुष गमन में चला जाए, तो उसके परिवार को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं होता, मर जाए, भाग जाए, या उस लायक ना हो कि मदद कर सके। इतनी बड़ी बुराई होती है शनि 11 में। और सूरज 11 में औलाद से संबंधित बहुत भारी मुसीबत, और बुढ़ापा चौपट, बुढ़ापे में औलाद से पिटते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आश्रमों में बुढ़ापे में औलाद फेंक के चली जाती है, वो होते हैं सूरज 11 वाले शराबी कबाबी अयासी, उन लोगों के साथ होता है ऐसा। अब वो बुढ़ापे में वो तो साधु संत बन जाते हैं, वो सारी उम्र तो वो उल्टी हरकतें कर चुके होते हैं, लेकिन बुजुर्ग हो गए तो औलाद ने गड़बड़ कर दी, तो फिर हम हाय औलाद कैसी निकल गई। अरे भाई हमने औलाद खराब खुद करी है, सत्य कुछ और है, लेकिन दुनिया में दिखता है, उसके लिए लोग रोते हैं, हाय बुढ़े बुढ़ी को आश्रम में छोड़ दिया, कैसे गुजारा होगा। लेकिन सत्य यह है कि वो बूढ़ा बूढ़ी पहले बहुत निकम्मापन कर चुके होते हैं, वो कहते ही तो नहीं है, जवान के चुस्के वाले होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, तब ऐसा होता है। और खाना नंबर 11 औलाद की संख्या का भी है, औलाद की उम्र का भी है। अब सोचो कहां कहां बुराइयां जा रही हैं। थोड़ा सा परहेज, थोड़ी सी जवान पे कंट्रोल। खाना नंबर 11 हमारी इनकम आमदनी, खाना नंबर 11 हमारा मकान खरीदा हुआ, हमारी औलाद की उम्र,
और खाना नंबर 11 है वो एक प्रकार से हमारी सुख चैन के सामान, विलासिता से भी जुड़ा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति राहु केतु के काम काज करे तो उनसे भी जुड़ा हुआ है। हर जगह बुराइयां दे देगा, कष्ट का कारण बन जाएगा। तो भैया ये जो मैंने बोला, शराब, मांस, अंडा, परस्त्री गमन, पुरुष गमन, इन सब चीजों से परहेज सबसे पहले जरूरी होगा। और शनि को खराब कर रहा है तो यहां भी चाचा को मना लो, मजदूरों का ध्यान करो, अच्छे कर्म करो। फिर आता है कि सूरज 11वें घर में पवित्रता, और ये सबसे बड़ी पवित्रता वाली बात है वो सूरज 11वें घर में। सिर्फ शरीर और कपड़े की पवित्रता नहीं कि हमने जी सुबह सुबह नहा लिए, धो लिए, ब्रश कर लिया, चंदन मंजन हो गया, बन ठन के प्रेस किए ना। आत्मिक, हार्दिक, मानसिक, वैचारिक शुद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत है सूरज 11वें घर में। अगर उस व्यक्ति में ये चीज नहीं है, साफ सफाई, पवित्रता अंदर और बाहर की, और शराब, मांस, अंडा, तो समझ लो सूरज मंदा असर दे रहा है। सिंपल सा तरीका, इसे निशानियों के तौर पे इस्तेमाल कर लो। और उसको छुटते ही कह दो औलाद से संबंधित मकान, मकान के अंदर विलासिता, लग्जरियस आइटम, खरीदा हुआ मकान, हमारे बैक बम, औलाद की उम्र, औलाद के संख्या, सब में कमी कर देगा। और कोई व्यक्ति राहु केतु के कारोबार करता हो, केतु के कारोबार खटाई के, खिलौनों के, रजाई गद्दों के, राहु के कारोबार कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मंदा असर दे देगा। चौपट, तो सूरज 11 वाले को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए व्यापारिक तौर पे, बताओ जी। है, बताएगा कोई? राहु के, केतु के कारोबार, इन पर बुरा असर दे सकता है मंदे असर में। अब साहब शनि को मना लो, शराब, मांस, अंडे, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन का परहेज कर लो, पवित्रता अपना लो पूरी, अंदरूनी तौर पे और ऊपरी तौर पे, दोनों पे। और खाना नंबर 1 की अगर हालात ठीक है तो सूरज का तांबे का पैसा अपने गले में डाल लो। जीवन सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन उपाय बाद में, पहले नंबर पे आती है सावधानियां। ये ध्यान कर लेना, सावधानी के बिना कोई फायदा ना होगा। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैंने उपाय कर लिया तो कुछ नहीं, 2 दिन के लिए रिलैक्स है बस। फिर आता है साहब राहु का घर 12 पक्का, जहां सूरज आ जाए तो। अगर सूरज मंदा हो जाए तो रात की नींदें खराब कर देता है। व्यक्ति शनिचर और राहु के कारोबार करने लग जाए, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल, ऐसे, तो ये सूरज बहुत बुरे असर दे देता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर दर्दी, बेचैनी भी खड़ी कर देता है, क्योंकि ये खोपड़ी सिर से संबंधित है। और सुन लीजिए, ये बिस्तर का सुख है, चौपट। अब बिस्तर का सुख कब है? गृहस्थी। खाना नंबर 12 लाल किताब सूत्रों में और वास्तु के नियमों में भी धन दौलत से संबंधित है। और खाना नंबर 12 का संबंध हमारे बचपन से भी है, तो बचपन खराब। हमारा खून, हम मतलब किस नस्ल से आए हैं, हमारे बुजुर्गों के बारे में भी बताता है ये खाना नंबर 12। हमारे दिमाग की हरकतें, यानी कि हमारे दिमाग में होने वाली विचार, दिमागी हरकतें, हमारे दिमाग के विचार। और उससे भी बड़ी बात है, पति पत्नी की उम्र का संबंध भी खाना नंबर 12 से है। और सुन लीजिए, खाना नंबर 12 का संबंध हमारी बदनामी से भी है, हमारी खोपड़ी की हड्डियों से भी है। सूरज 12वें घर में अगर मंदा हो जाए, सिरदर्दी, बेचैनी, फालतू की भाग दौड़,
खोपड़ी में बार बार चोटें। अब देखिए छोटे बच्चे गिरते हैं, वो आप लोगों उसको मत जोड़ना। सूरज 12 वाला शनिचर और राहु का काम कर ले तो बिल्कुल चौपट। फैक्ट्री लगा ले, इंडस्ट्री लगा ले, मशीन चलाए, और उसको भी छोड़ो। जिस टेबे में सूरज 1 महीने के लिए भी 12वें घर में आ जाता है ना, महीने के वो जब हम देखते हैं, तो मैं कहता हूं इस महीने में गलती से भी घर में है ना प्लास या पेचकस लेके एक नट भी मत कस देना, मैं मना करता हूं। कारोबार में मंदा कर देगा, वो मशीनरी फेल करवा देगा, बेचैनी करवा देगा, बैठे बिठाए बेचैनी, रात की नींद पे आफत डाल देगा, मंदा होगा। और नेक होगा तब भी शनि और राहु के काम नहीं कर सकते। मोबाइल के काम, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम, इलेक्ट्रिकल्स के काम, मिस्त्री के काम, मशीन के काम, फैक्ट्री। जिनका सूरज 12वें घर में है, फैक्ट्री लगा के देख लो, बर्बाद कर देगा। और सूरज 12वें घर में हो और कोई रास्ता ना हो, तो सिंपल सा तरीका है कि जो मैंने अभी परहेज बताए इनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। मिस्त्री का काम, शनि का काम, राहु का काम बिल्कुल भी ना करें। और चुप करके 12-12 ग्राम गुड़ सर से उतारें 7 बार और नदी नहर में प्रवाहित करते रहें, क्योंकि ये हमारे ख्यालात की गंदगी भी बिखेर देगा। ख्यालात की गंदगी खाना नंबर 12 से संबंधित है। सुख गृहस्थी, बिस्तर का सुख है खाना नंबर 12, बेडरूम है भाई। और ये कुछ मात्रा में हमारे बचपन से भी संबंध रखता है, हमारी बदनामी से भी संबंध रखता है। इतनी बड़े स्तर पे ये बुराइयां दे देगा। चलिए आज की क्लास छोटी रखेंगे, आगे बड़ी करेंगे। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की छोटी रखूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए हैं, कुछ अपने क्वेश्चन भी करना चाहते होंगे। अब आप लोग हाथ उठा के बोलेंगे, ऐसे नहीं खिचड़ी नहीं पक रही। यहां सभी लोग भरी पूरी उम्र के हैं, पढ़े लिखे हैं। हाथ उठाओ और मैं नाम लूंगा, बोलो। ऐसे नहीं कि 4 लोग इकट्ठे बोलेंगे, भैया गंदगी फैल जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये उन लोगों को मिलेगी जो बैच खरीद रहे हैं, सभी मिलती हैं उनको। तो जी ममता जी बोलिए बहन जी। सर जो ये 12-12 ग्राम सिर से उतारना, ये कितने दिन तक? 12 दिन तो कर ही लो, लेकिन 43 दिन हो जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक। 12 दिन तो कर ही लो, लेकिन 43 दिन अगर नदी नहर नजदीक है तो बहुत बढ़िया। और अगर मान लो कि बुध भी आजू बाजू में है, तो इसमें सिर्फ गुड़ ना बहाएं, तो मैं बोलूंगा सफेद नमक भी सूरज मंदे का होता है। 12 ग्राम सफेद नमक, 12 ग्राम बुध की हींग पत्ते वाले डोने में डाल लें, मिला के सर से 7 बार उतारें और बहा दें। कम से कम 12 दिन तो बहा दें, 43 हो जाए तो बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमारी रूटीन की क्लास होंगी। शुरुआत थी, लेकिन इससे बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आनंद आया नहीं आया ये बताओ पहले? कोई नहीं बोल रहा इसमें यदि बुध साथ है 12 में तो भी शनि के और राहु के काम नहीं करने है जी। बुध यदि साथ भी है तो भी शनि राहु के काम नहीं करने 12 में। नहीं कर। मैंने पूछा आनंद आया नहीं आया, किसी का जवाब नहीं आया कोई। नहीं सर, आज तो बहुत बढ़िया सर, बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी। समझ में भी आया। कुंडली के खाना नंबर जो नए लोग भी हैं उनको भी समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बात और करनी थी। एक व्यक्ति है जानकार में, उनके सूरज 10 में है और वो सारे कर्म करते हैं जो नहीं करने के, फिर भी उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना पिंजर की अपनी ना उम्र पे घुटनों होगी की। बहन जी, हमेशा नहीं, नुकसान तो होगा। 50-52 साल तक तो हो लिए हो, तो अभी तक तो कुछ हुआ कोई नहीं। गिरे उनका बचाव कर रहा होगा, मैं तो बुराई बुराई बोल रहा हूँ। ठीक। नहीं समझे, ऐसा भी होता है। और उसको भी छोड़िए, शनिचर की उम्र उनकी आपने देखी है, उस समय क्या हालात थे। दूसरी बात यह है कि अगर उनसे हमारे मधुर संबंध ना हो तो हमें वो खुशहाल दिखते हैं, हमें अपना कष्ट बड़ा दिखता है। समझ गए? बहुत सारी बातें हैं। क्या उनके पास गृहस्थ का सुख है? गृहस्थ का सुख नहीं है। अब बोलो कहां गई बात? बच्चों का भी नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चे पकड़ो हैं बात। लेकिन बच्चों का अब सुख नहीं बोलो है। सूरज के बदले किसकी बलि होती है?
बदनामी बनी भी है। केतु की केतु की। अब बोलो, आपको खुशहाल आप सिर्फ पैसे से खुशहाली देख रहे हो। वो पैसे भी और शरीर से ठीक ठाक है, पैसे से, और अपने आप को उसी में सुख मानते हैं वो ऐबदारी में। वो आप सोच रहे हो, वो उस व्यक्ति से यहाँ लाके बिठाओ, वो कहेगा अपने कष्ट, जब वो दूर से दिख रहे हैं। मैंने पकड़ तो लिया, गृहस्थी का सुख, औलाद का सुख कहाँ है? बस बात खत्म। औलाद तो मुंह से भी नहीं बोलना चाहती। बस तो आप समझदार हो, फिर काहे का सुख है? पैसे से सारे सुख थोड़ी ना होते हैं। मेरे पास पैसा कम है, परिवार तो है। सही बात है। बस। अभिजीत चौधरी। नमस्ते सर। प्रणाम। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन ये था सर, जब सूरज खाना नंबर 11 हो या फिर 12वां हो, तो बुध वहां पे आसपास होगा, या तो 12 या 11, या तो भले बेशक। वर्षफल में भी तो काउंट करोगे, वर्षफल में तो कोई भी कहीं हो सकता है। हाँ, मैं लगन का बोल रहा हूँ। तो सर, जो बुध उस अवस्था में खाना नंबर 11वें घर में आ जाए, तो उसमें बोला गया कि शनि की मदद उसमें मिलना है। तो अगर हम सूरज को देख करके शनि की वस्तु नहीं लाना, या ऐसा है, सूरज को बुध के साथ मिला देना ज्यादा बढ़िया रहे। हाँ, तो सर वहाँ पे सब बुध को 11वें को देख करके, या फिर बुध को 12 देख अरे करके बुध हम 11वें घर में उल्लू का पट्टा बनाता है अधिकतर। हाँ सर, उसमें सर रेमेडी अगर लोहे की गोली लेंगे तो। अरे काहे की जरूरत है? जब सूरज बैठा है, सूरज बुध मिला दो ना। काहे को इधर उधर भटक रहे हो भाई? आसान रास्ता नहीं पकड़ना, फालतू में भटकना है। क्यों भटके हम? हाँ, तो अरे 11वें घर में बुध मंदा हो तो शंख कौड़ी सितार गिटार ढोल की मूर्ति ये सब नुकसान देती है ना। हाँ, व्यक्ति को 99 से जाके बार बार खींच के लेके आता है ना। 100 नहीं मिलते ना उसको। तो फिर सूरज को बुध के साथ मिला दो, चौथे घर में यार राजयोग दे देगा। कहां घूम रहे हो? हाँ मतलब और अगर कहीं से मंगल गड़बड़ हुआ तो सूरज बुध मिला दिया। हाँ हाँ, नहीं, गौर करो मेरी बातों को, अपने मन की भरी हुई बातों को दूर करो। जो मैं बोल रहा हूं समझो। सूरज बुध मिला दिए, मंगल गड़बड़ कर रहा है तो मंगल भी सुधर गया। एक पंथ दो काज क्यों? मैं कहता हूं एक पंथ 3 काज करो, 4 काज करो। हाँ तो सर, इसमें मेन बात यह था सर, जो लोहे की गोली का प्रयोग है। लोहे की गोली का प्रयोग कोई नहीं लिखा है, वो 9वें घर के बुध के लिए लिखा हुआ है। आप कहां की बात कहां लेके आ रहे हैं? 9वें घर में लिखा है लोहे की गोली का, 11वें घर में नहीं लिखा। इसीलिए मेरे को डाउट था सर, इसलिए मतलब यहाँ पे लोहे चलिए, आपकी बात बोल तो दी पूरी मैंने। और किसी का कोई सवाल है? वो 9वें घर में लिखा है। वीरेंद्र जी बोलिए सर। आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए पहले। हाँ हो गए सर, बोलिए बोलिए सर। हम वर्ष फल के हिसाब से देखते हैं अपना या लगन कुंडली से देखते हैं? वर्ष फल भी देखा जाएगा, लगन कुंडली भी देखा जाएगा। दोनों ही देखे जाएंगे। हाँ जी। जैसे लाल किताब में लिखा हुआ है कि पहला घर 70वें साल में 10वें में आ जाएगा, तो 10वां देखे या पहला देखे? 10वां देखो। वर्षफल पे ज्यादा महत्व, बस वर्षफल का ज्यादा महत्व है। जो जन्म कुंडली है उसका उस ग्रह की उम्र म्याद में ज्यादा असर होता है। अब जैसे सूरज की अपनी 22-23 की उम्र है, बृहस्पति की 16 से 21 है, तो उन उम्र पे देखा जाएगा। अब ज्यादा महत्व है, लेकिन ओवरऑल वर्षफल का ज्यादा महत्व आता है, क्योंकि जो घटनाएं घटेंगी सर वो वर्षफल के अनुसार ज्यादा घटेंगी। जी जी, ठीक ठीक। अजय बत्रा जी। जी प्रणाम। अजय बत्रा जी। 12वें हाउस में विनस बृहस्पति सूर्य और बुध, फिर ये उपाय करना चाहिए? मैं समझा ही नहीं क्या कह रहे हो। नहीं, 12वें हाउस में जैसे अब वर्षफल में सूर्य, बृहस्पति, विनस और बुध, मतलब एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं। हाँ जी। तो वहां तो फिर पूरी कंडीशन, अब सूरज बुध 12 है तो अलग हो गया, अब बुध बृहस्पति 12 है तो अलग हो गया। वो तो फिर बदलाव आ जाएंगे। मैं तो अकेले सूरज की बात कर रहा हूं, अभी एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अनिर्वाण दास। गुरुदेव, एक क्वेश्चन पूछना है कि नदी नहर में बहाने का उपाय, जैसे बुध 12 राशिफल का है तो डायरेक्ट बहा सकते उसको। हाँ, तो नदी नहर अगर दूर है तो कोई अगर 12 दिन भी कर ले किसी तरीके से तो भी काम कर जाएगा वो उपाय? कर जाएगा। लेकिन बुध 12 घर में हो तो ये ध्यान रखना चाहिए। मैंने बुध की वैसे बात नहीं की है, मैंने सूरज की बात की है। और ये भी बोला था कि जो आज बोला है उस पर पूछो। और आप जा रहे हो आउट ऑफ सिलेबस आज से, लेकिन फिर भी बता देता हूं। बुध 12वें घर में हो तो बहाना ही जरूरी नहीं है। शनि को 3 में ले आओ, 2 में ले आओ, बृहस्पति 2 में ले आओ, 3 में ले आओ।
इससे भी तो काम हो जाता है अगर कोई ऑप्शन। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरब में है, बुधवारा आ गया, नदी है ही नहीं, क्या करेगा बोलो। तो और भी तो ऑप्शन है, ये थोड़ी ना है हम बाउंडेशन है कि जी यही फिक्स है, यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है लाल किताब में। बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, लाल किताब को ध्यान से पढ़ो। और आपने परसों मेरे से बोला था कामकाज के विषय में, आज देखिए कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, आज खोल दिया ना, आपके आपके ही सवाल का जवाब दिया है मैंने। पक्षियों को खिला सकते क्या? अरे वो तो वैसे ही कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा। आप मेन उपाय की बात करो ना। जब मैं शनि 3-2 में दे रहा हूं तो आप पक्षियों तक अटके पड़े हो, अपने छत की ऊपर डाल दो, बेड़ा गर्क कर लो, पक्षियों को बाहर दो, अंदर नहीं, घर में नहीं। और बोलिए, और किसी का कोई सवाल? चलिए फिर सभी को नमस्कार प्रणाम। इस बैच की आज ये पहली क्लास है, दूसरी अगले हफ्ते होगी। जिन लोगों को अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, मेरा नियम कानून पसंद आया, और टोटल लाल किताब पढ़ाता हूँ, प्योर लाल किताब पढ़ाता हूँ, कोई मिलावट नहीं करता हूँ, और लाल किताब के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैंने आज तक कुछ और सीखा ही नहीं है। तो लाल किताब पे ही काम करता हूँ साहब। लाल किताब में पामिस्ट्री को छोड़ के पूरी लाल किताब की काम करता हूँ, वास्तु का भी, दिमागी खाने भी, सब कुछ टोटल लाल किताब से, लेकिन पामिस्ट्री छोड़ के। पामिस्ट्री में अभी तक नहीं सीख पाया हूं, मेरी तसल्ली नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूं। आपको अच्छा लगा, मेरा तरीका पसंद आया, जिनका मन करे कोई दबाव नहीं। नया बैच है, 2360 जीएसटी लगा के प्लस 90-100 रुपये और लगभग 2470-80 रुपये का ले लीजिए। सभी को फिर नमस्कार प्रणाम, आज्ञा दीजिए।